गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ शब्द शक्ति का टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं शब्द शक्ति की। तो एग्जाम के अंदर 12वीं क्लास के एग्जाम के अंदर शब्द शक्ति का टॉपिक जो है वो 2 अंकों का आता है। और इस टॉपिक में ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो उदाहरण पूछे जाते हैं। या तो भेद पूछेगा या फिर उदाहरण पूछेगा या शब्द शक्तियां जो 3 प्रकार की हैं उनमें अंतर पूछेगा। ये चीज जो है वो इनके अंदर जो है पूछी जाती है। तो आज अपन बात करते हैं शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति के बारे में मैंने बताया था 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। पहली मैंने बताई थी आपको अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी अपनी है लक्षणा शब्द शक्ति, भेद है। तीसरी जो है व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो डियर फ्रेंड्स, अपन ने पिछली क्लास में जो है अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, एक टेबल बना करके आपको बताई थी। एक साइड में बताया था मैंने शब्द शक्ति बताया था। शब्द शक्ति 3 प्रकार की हो गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर बताया था मैंने इसके आगे इसके शब्द। शब्द क्या होगा अभिधा में, वाचक, लक्षणा में लक्ष्य या लक्षक और व्यंजना में व्यंजक। ये हो गए शब्द। अब इन शब्दों से जो अर्थ लिए जाएंगे वो अर्थ क्या क्या लिए जाएंगे। अभिधा में वाचक शब्द जो होगा वो आएगा मुख्यार्थ, अभ्यार्थ, मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं उसको। मुख्यार्थ अभ्यार्थ भी बोल सकते हैं, मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य प्लस अर्थ लक्ष्यार्थ और व्यंजक प्लस अर्थ व्यंग्यार्थ। तो ये चीजें अपने को पहले आनी चाहिए। शब्द शक्ति जो उनके शब्द क्या क्या होते हैं और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं, तो ये बात है। अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द होता है, इसको वाच्यार्थ भी बोल सकते हैं। मुख्यार्थ ही नहीं है, इसका नाम वाच्यार्थ भी है। वाच्य प्लस अर्थ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्य प्लस अर्थ लक्ष्यार्थ, व्यंजक प्लस अर्थ व्यंग्यार्थ। अब देखो शब्द अभिधा में मैंने बात की थी मुख्य अर्थ, जहां पे सीधा सीधा अर्थ किया जाए या वाच्यार्थ प्रकट हो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी सीधा सीधा जो भी उदाहरण आ गया आपके पास उसका सीधा सीधा अर्थ निकल जाए। जैसे मैंने बताया आपको किसान फसल काट रहा है, सीधा सीधा अर्थ क्या लगाया मैंने कि कोई किसान है वो क्या कर रहा है, फसल काटने का काम कर रहा है। आज मुझे जयपुर जाना है, सीधा सीधा अर्थ है कि भैया आज जयपुर जाएगा, उसको जयपुर कोई काम है। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ प्रकट करने वाली है। लेकिन आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाई थी ये, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति की अगर अपन बात करते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होगी, जहां सीधा सीधा अर्थ प्रकट नहीं हो, सीधा सीधा अर्थ प्रकट न हो या मुख्यार्थ प्रकट नहीं हो या वाच्यार्थ प्रकट नहीं हो या इनको प्रकट करने में क्या रही हो, बाधा आ रही हो, बाधा हो, तब लक्षणों के आधार पर, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है। तब लक्षणों के आधार पर अर्थ जो है वो लिया जाता है। तो सीधी सीधी बात बता दूं मैं, जब मुख्य अर्थ में बाधा आने पर, जब मुख्य अर्थ में या वाच्यार्थ में बाधा आने पर सीधा सीधा अर्थ प्रकट नहीं हो या मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो, उसमें बाधा हो, तब हम लक्षणों के आधार पर जो लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा की बात करें तो सीधा सीधा प्रकट होता है, लेकिन यहाँ क्या है
जहां सीधा सीधा प्रकट नहीं हो, मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो, वाच्यार्थ प्रकट नहीं हो, या मुख्य अर्थ को प्रकट करने में किसी प्रकार की बाधा हो, रुकावट हो, तब रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर हम या लक्षणों के आधार पर हम जो अर्थ लेते हैं वही लक्षणात्मक शक्ति कहलाती है। या एक बात और बोल सकते हैं इसमें, लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली, लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति लक्षणात्मक शक्ति कहलाती है। आपको मैंने कई चीजें बता दी, इसमें आपको जो अच्छा लगे आप वो बता सकते हो। जहां सीधा सीधा, जहां वाक्य का सीधा सीधा प्रकट न होने पर, या मुख्यार्थ को प्रकट करने में बाधा हो, या वाच्यार्थ को प्रकट करने में बाधा हो, उस समय लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है, वही लक्षणात्मक शक्ति कहलाती है। या लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली सब शक्ति जो होती है वो लक्षणात्मक शक्ति होती है। उदाहरण के अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत जाग उठा, भारत जाग उठा, भारत जाग उठा, सीधा सीधा अगर अपन लगाएं तो भारत सोया कब था जो जाग के उठेगा, सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे प्रकट नहीं हो रहा, भारत कोई सोया हुआ थोड़ी है। अगर सीधा अर्थ अगर अपन निकाले तो भारत कोई सोया हुआ थोड़ी है, सो गया थोड़ी वो कोई भारत जो उठेगा, तो सीधा सीधा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। अब लक्षण लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, लक्षणों के आधार पर या रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ लेना पड़ेगा। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर भारत जाग उठा, इसका मतलब भारत में रहने वाले या भारतवासी जाग गए। भारत में रहने वाले जो भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो जाग गए, अर्थात सावधान या सतर्क हो गए, सावधान या सतर्क हो गए। सीता तो निरीगाय है, निरी का मतलब बिल्कुल ही, तो सीता गाय थोड़ी है कोई, अरे भाई सीता गाय थोड़ी है, सीता क्या है, सीता तो स्त्री है, मनुष्य है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकाले तो सीता तो बिल्कुल ही गाय ही पड़ी है भाई, सीता तो बिल्कुल क्या है, गाय है। लेकिन यहाँ पे गाय से अर्थ नहीं, उसके लक्षणों से अर्थ निकाला जाए तो सीता जो है ना, सीता के जो लक्षण है ना वो बिल्कुल गाय के समान है। बिल्कुल गाय के समान बोले तो सीधी सादी है, बिल्कुल सीधी सादी है, यानी स्वभाव जो है उसका वो है सरल, ज्यादा उसको एक्टिंग बाजी नहीं करनी आती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ नहीं निकल रहा है, सिद्धार्थ निकल रहे हैं, निकाले तो बात आती है, तो सिद्धार्थ निकालेंगे तो सीता तो निरी गाय, तो भाई वो गाय थोड़ी है कोई, सीता गाय नहीं है, वो मनुष्य है। लक्षणों के आधार पर लिया गया तो सीधी सादी है, और सीधी सादी का अर्थ लिया गया तो स्वभाव से लिया गया कि सीता का जो स्वभाव है वो गाय के जैसा सरल स्वभाव है। तो ये तो गया लक्षणात्मक शक्ति, क्योंकि इसमें सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है, लक्षणों के आधार पर अर्थ निकालना पड़ रहा है, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकालना पड़ रहा है। अब इसके भेदों की बात करें हम, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों की अगर बात करते हैं तो उसके भेद होते हैं दो, एक तो रूढ़ा लक्षण, रूढ़ा लक्षण, और एक आता है प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण। ये दो भेद होते हैं इसके। ओके, अब बात करते हैं रूढ़ा लक्षण की। ये रूढ़ा लक्षण क्या होती है? अब रूढ़ा लक्षण में पहली बात बता दी कि जहां पे मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो या मुख्य अर्थ को प्रकट करने में बाधा आए तो वहां पर हम रूढ़ा या परंपरा के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। रूढ़ा का मतलब क्या है? परंपरा, परंपरा यानी रीति रिवाज। जब सीधा सीधा अर्थ जो है समझ में नहीं आए, मुख्य अर्थ को छोड़ करके जब रूढ़ि या परंपरा के आधार पर, रूढ़ि या परंपरा
के आधार पर अर्थ लिया जाए। जहां मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अर्थ लिया जाए, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। जहां मुख्य अर्थ सीधा सीधा अर्थ प्रकट नहीं हो या मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अर्थ लिया जाए, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। और इसकी एक खास बात होती है, हिंदी व्याकरण में जितने भी मुहावरे हैं वो सारे रूढ़ा लक्षणा में आते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जितने भी मुहावरे आएंगे हिंदी व्याकरण के अंदर, जितने भी मुहावरे हैं वो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचने नहीं आता ढंग से, वो आंगन को ही कहेंगे कि ढंग का नहीं आंगन, कभी मुझे नाचना नहीं आ रहा। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, कला भी होनी चाहिए ना। आंगन कब से टेढ़ा हुआ भाई, नाचने नहीं आता तो दूसरों को देंगे। तो इसमें जितने भी मुहावरे आते हैं वो सारे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। या बाजार में लाठियां चल रही हैं, बाजार में लाठियां चल रही है। लाल पगड़ी आ रही है, बाजार में लाठियां चल रही हैं, दोनों घरों में लड़ाई है। तो इनका मतलब क्या हुआ, लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी चल के थोड़ी आ सकती है, कोई अर्थ लगाए सीधा सीधा। तो लाल पगड़ी जो है ओढ़ने वाली, क्या वो चल के आ सकती है, उसके टांग क्या पैर है उसके? नहीं। इसका अर्थ लिया जाएगा अपन लक्षणों के आधार पर कि लाल पगड़ी पहने हुए कोई व्यक्ति आ रहा है, लाल पगड़ी पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। बाजार में लाठियां चल रही है तो लाठियों की टांग थोड़ी है जो टप टप चल के चली गई, नहीं। लक्षणों के आधार पर अर्थ लेंगे। क्या बाजार में लाठियां चल रही हैं, तो बाजार में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है कोई दो ग्रुपों के बीच में, लड़ाई हो रही है, दो कोई ग्रुप है तो दो गुट है कोई, उन दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में जो है लाठियां चल रही हैं, लड़ाई हो रही है इसलिए लाठियां चल रही हैं। तो इसका अर्थ ये लगाया जाएगा, सीधा सीधा अर्थ नहीं लग रहा है। बाजार में लाठ है तो वही लाठियां थोड़ी चल सकती है, लाठ को चलाने वाले चाहिए, और लाठियां कौन चलाएंगे, व्यक्ति लोग चलाएंगे, इसलिए यह है इसका रूढ़ा लक्षण। अब बात करते हैं अपन प्रयोजनवती लक्षण, दूसरा जो भेद लक्षण का जिसका नाम क्या है, प्रयोजनवती लक्षण। अब प्रयोजनवती लक्षण में क्या हुआ, जहां मुख्य अर्थ में बाधा है, सीधा सीधा अर्थ प्रकट नहीं हो, वहां पे प्रयोजन के आधार पर अर्थ लिया जाता है। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, प्रयोजन के आधार पर। यहाँ पे तो रूढ़ि और परंपरा के आधार पर लिया था, यहाँ प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। रूढ़ा में तो क्या हुआ, रूढ़ि या परंपरा के आधार पर अर्थ लिया। प्रयोजनवती में क्या हुआ, प्रयोजन के आधार पर। इसमें शब्द का अर्थ जो है वो प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, खास मकसद जो है ना, प्रयोजन का मतलब मानना मकसद, और मकसद भी क्या, खास मकसद समझाने के लिए, मकसद उद्देश्य। ये बात जान लो आपको कि मतलब क्या है भाई, मीन्स क्या है तुम्हारा। जैसे तुम तो निरे गधे हो, तुम तो निरे गधे हो, किसी ने कह दिया कि तुम तो निरे गधे हो, तो उसके कहने से क्या गधा हो गया क्या? अरे गधा बन गया क्या, आदमी से जानकर थोड़ी बन गया। तुम तो निरे गधे हो, इसका मतलब वो गधा है क्या? नहीं, ये गधा जो है ना, इसमें एक विशेष प्रयोजन छुपा हुआ है, और वो विशेष प्रयोजन क्या है, ये गधा जो लिया गया है किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, मूर्ख, तुम तो बड़े ही क्या हो, मूर्ख हो, गधे नहीं हो, इंसान से जानवर नहीं बड़े, तुम तो गधे हो। और एक और उदाहरण बताया, सीता तो नीली गाय है,
सीता तो नीली गाय है। विशेष प्रयोजन गाय वर्ड जो लिया गया है नीली गाय, वो विशेष प्रयोजन के लिए लिया गया है, और वो विशेष प्रयोजन क्या है? सरल स्वभाव, सीधा साधा स्वभाव, उसके लिए सीता तो नीली गाय, लेकिन वो गाय थोड़ी है, उसको गाय बोल दिया तो गाय थोड़ी है वो, उसका स्वभाव जो है वो गाय के जैसा है, नहीं सीधे सरल स्वभाव की है। शिवाजी तो शेर थे, मैंने लिख दिया शिवाजी तो शेर थे, तो मेरे कहने से शेर थोड़ी हो गया, वो तो आदमी था। लेकिन ये शेर जो है ना ये विशेष प्रयोजन के लिए लिया गया है, तो वीर पुरुष के लिए लिया गया है कि शिवाजी जो है ना वो किसी से डरते नहीं थे, बड़े वीर पुरुष थे, किसी से डरते नहीं थे, यानी निर्भीक प्राणी थे वो, किसी चीज का उनको कोई डर नहीं था। तो ये विशेष प्रयोजन के लिए लिए गए हैं। तो जो विशेष प्रयोजन के लिए अर्थ लिए जाते हैं वो आएंगे प्रयोजनोक्ति लक्षणा में। उसका मन पत्थर का बना है, उसका मन पत्थर का बना है। तो मैंने ये बात बता दी कि तेरा तो मन ही यार पत्थर में बने रहा, तेरे तो समझ नहीं ना हो। तो इसका मतलब पत्थर का थोड़ी है, अरे मन पत्थर का नहीं है उसका। पत्थर से मतलब क्या है? कठोर। पत्थर क्या होता है? कठोर। तो उसका दिल जो है ना वो कठोर किस्म का है, जो जल्दी से क्या होता है? पिघलता नहीं है। तो यह दिया जाता है इससे। तीसरी सब शक्ति की बात करते हैं तो उसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी सब शक्ति का बात करते हैं अपन, तो व्यंजना सब शक्ति को, और व्यंजना में क्या हुआ देखो, अभिधा में सीधा साधा अर्थ प्रकट किया था अपन ने, लक्षणा में सीधा साधा नहीं हुआ भाई, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर किया। व्यंजना में क्या होगा? जहां पे नहीं तो मुख्य अर्थ प्रकट हो, नहीं लक्ष्यार्थ प्रकट हो, और वो तीसरा ही अर्थ निकले, तो वहां पे क्या आएगी? व्यंजना सब शक्ति। इसको एक बात और बोलते हैं, छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, जिसका नाम क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। अब ये क्या करती है? नहीं तो मुख्यार्थ प्रकट करती है या वाच्यार्थ प्रकट करती है, ओके, नहीं लक्ष्यार्थ प्रकट करती है, ठीक है, दोनों प्रकट नहीं होंगे, बल्कि तीसरा ही अर्थ, अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ प्रकट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? व्यंग्यार्थ। क्या बोलते हैं? व्यंग्यार्थ। व्यंजना सब शक्ति परिभाषा क्या है डियर फ्रेंड्स? ये छिपे हुए अर्थ का बोध कराती है, यानी कोई उदाहरण होगा ना उसमें अर्थ छिपा हुआ होगा और वो अपने अर्थ लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि वो अर्थ क्या है उसका। तो छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति क्या होती है? व्यंजना सब शक्ति होती है। इसमें नहीं तो मुख्य अर्थ प्रकट होता है, नहीं लक्षणों के आधार पर प्रकट होता है, बल्कि कोई तीसरा ही अन्य अर्थ प्रकट होता है, या फिर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या फिर बोल सकते हैं व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति। व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति, ओके। अब एक उदाहरण बताता हूं आपको, उदाहरण की बात करते हैं अपन। उदाहरण मैंने दे दिया आपको, संध्या हो गई, संध्या हो गई, और ये सब शक्ति ज्यादातर दोस्तों टाइम के लिए, इसमें समय को बताया जाएगा, ये याद रखना आपने बात। इस सब शक्ति की पहचान यही है कि इसमें ज्यादातर समय की बात आएगी। संध्या हो गई, संध्या मतलब क्या है? शाम हो गई, इवनिंग हो गई। अब देखो एक बात और भी बता सकते हैं इसके लिए, इसमें किसी वाक्य का श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण करना। अब वो अपने समझ की बात है कि कौन क्या ग्रहण करते हैं। किसी वाक्य का श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाना, तो जैसे संध्या हो गई या सूर्य सिर पर आ गया है, एक बात और बोल देते हैं, सूर्य सिर पर आ गया। तो मैं पहले संध्या की बात कर लेता हूं। संध्या हो गई, अगर पुजारी अगर इसका अर्थ लगाया कि संध्या हो गई, शाम हो गई,
तो वो क्या सोचेगा, और भाई पूजा करने का टाइम होगा, आरती करने का टाइम होगा, जल्दी करो। पुजारी के अर्थ में अगर इसका अर्थ लेंगे संध्या का, तो वो क्या करेगा, पूजा से लगाएगा कि शाम का टाइम हो गया, दिया बत्ती का टाइम हो गया, धूप बत्ती करनी है भाई, जल्दी करो, आरती का टाइम हो गया। ये तो पुजारी ने लगाया। एक ग्वाड़े के अर्थ में अगर इसका अर्थ लगाएं, ग्वाड़ी है जो गाय चराने वाला है, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला है, अगर वो इसका अर्थ लगाए तो क्या होगा, अरे भाई संध्या हो गई, अब तो अंधेरा होने वाला है, जल्दी सी भेड़ों को गायों को क्या कर ले दो, घर ले जाओ, जल्दी चलो, रात हो जाएगी, नहीं तो भटक जाएंगे जानवर। और एक गृहिणी औरत जो है, उसको जब ये कानों में पड़े वर्ड की संध्या हो गई, शाम हो गई, तो वो क्या करेगी, संध्या हो गई, घर के काम में लग जाओ, जल्दी से खाना पीना बनाओ, क्या करो, खाना पीना बना करके रेडी करो। तो इसके अलग अलग अर्थ है। सूर्य सिर पर आ गया, अगर कोई ऑफिस वर्क करने वाला है, ड्यूटी पे जाने वाला है, तो क्या सोचे, और भाई धूप निकल आई, सूर्य सिर पे आ गया, इसका मतलब 6-7 बज गए, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो, फटाफट ऑफिस में जाना है। बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनके सामने कोई वर्ड बोलेगा, अरे भाई सूर्य सिर पे आओ, खड़े हो जाओ, इसका मतलब बोले तो 6 या 7 बज गए, यानी स्कूल जाने का समय हो गया है। ये अब इसके अलग अलग निकाले जाएंगे। तो अब इसके भेदों की बात करते हैं अपन। व्यंजना संशक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। भेदों की बात करें तो इसके 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना, और दूसरा है पार्थिव व्यंजना। देखो बहुत सरल है, दोनों नाम से ही अपने को पता चल जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। शाब्दिक व्यंजना की अगर बात करें, शाब्दिक व्यंजना की अगर अपन बात करें तो शाब्दिक व्यंजना में क्या होगा, शब्द के ऊपर डिपेंड करता है। व्यंजन जो है शब्द के अर्थ पर डिपेंड करता है। व्यंजन शब्द के अर्थ पर निर्भर होता है। इसमें व्यंजन शब्द के अर्थ पर निर्भर होता है। इसके लिए रहीम जी का दुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस सून। अब देखो, शब्द के अर्थ पे डिपेंड करती है, और शब्द के एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे। इसमें एक ही शब्द के क्या मिलेंगे, अनेक अर्थ मिलेंगे इसके अंदर। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे अपने को, लेकिन हम उस शब्द का इसमें क्या नहीं रख सकते हैं, पर्यायवाची नहीं रख सकते हैं। शब्द वही होना चाहिए, शब्द चेंज नहीं होना चाहिए। शब्द नहीं चेंज होना चाहिए, जो शब्द है वो जैसा का तैसा रहेगा, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी जगह पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते। जैसे ये है पानी वर्ड, इसमें पानी की जगह जल नहीं रख सकते अपन, पानी रहना चाहिए, क्योंकि पानी के अर्थ में इनके 3 अर्थ निकलेंगे अलग अलग। मोती के संदर्भ में, मानस के संदर्भ में, चून के संदर्भ में। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि हमें क्या रखनी चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिन पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए न उभरे, मोती मानस सून, सब अलग अलग अर्थ है। पहले मोती के रूप में इसका किया गया चमक से, मानस का मतलब मनुष्य की इज्जत से, और चून का मतलब जल से। ये तीनों ही 3 अलग अलग अर्थ लिए गए। ये पानी वर्ड जो है, अगर इसकी जगह इसका पर्यायवाची रख दे तो इसका अर्थ नहीं करता ढंग से। इसलिए जो शब्द जैसा है, क्योंकि शब्द के ऊपर डिपेंड करती है वही, तो शब्द जो है जैसा का तैसा ही होना चाहिए, ना कि उसके पर्यायवाची होनी चाहिए। ओके, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उभरे मोती मानस सून। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और नए उसके पर्यायवाची अपन रख सकते हैं, वहां पे शाब्दी व्यंजना होती है जो शब्द के अर्थ के ऊपर शब्द के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी जो है आर्थी व्यंजना, वो शब्द पे डिपेंड करती थी, तो इसमें व्यंजन किसके ऊपर निर्भर करेंगे, अर्थ पर निर्भर होते हैं। व्यंजन किस पर डिपेंड करते हैं, इसमें अर्थ पर निर्भर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उसमें पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते थे, इसमें पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं। यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी शब्द है उसका अपन पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं। जैसे नल आ गया, तो भाई नल चल के थोड़ी आया, ये बताओ मेरे को, इसका अर्थ ले अपन, अर्थ के आधार पर इसका अर्थ ले, तो नल आ गया तो इसका मतलब नल चल के थोड़ी आया नहीं, पाइप लाइनों से चल करके क्या है, जल आया है। खुद नल चल के नहीं आया, नल जो है पाइपलाइन जो है, उस पाइपलाइन में से क्या गया है, जल आ गया या पानी आ गया है। संध्या हो गई, संध्या हो गई, सांझ हो गई या शाम हो गई, ये रख सकते हैं। संध्या हो गई इसका मतलब शाम हो गई। अब अलग अलग अर्थ कोई भी कुछ भी लगा सकता है, जो मैंने पहले बताया था। रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई। अभी इसमें रजनीगंधा क्या है, ये रजनीगंधा का क्या है, पौधा है, तो ये जो रजनीगंधा का पौधा है, इस पौधे के ऊपर क्या खिल गए, फूल खिल गए। अर्थ क्या लगाया जाएगा कि रजनीगंधा का कोई पौधा है, उसके ऊपर क्या खिलाए, फूल खिलाए। यानी ये अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें अपन व्यंजन अर्थ पर डिपेंड करता है, इसमें अपन पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं और यह अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गई अपनी आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। तो डियर फ्रेंड्स, आज अपने दो प्रकार की शब्द शक्तियां पढ़ी हैं, लक्षणा शब्द शक्ति और एक व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जहां पे लक्षणों के आधार पर प्रतिग्रहण किया जाए, सीधा सीधा अर्थ नहीं निकले या सीधा सीधा अर्थ निकालने में कोई बाधा हो, वहां पे लक्षणों के आधार पर प्रतिग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के भी दो भेद बता दिए, रूढ़ा लक्षणा जहां पे परंपरा के आधार पर प्रतिग्रहण किया जाता है, दूसरा है प्रयोजनोक्ति लक्षणा, इसमें उद्देश्य प्रयोजन या विशेष प्रयोजन के आधार पर प्रतिग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार से व्यंजन है जो छुपे हुए अर्थ को बोध कराती है, कहीं मुख्यार्थ प्रकट होता है, कहीं लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, बल्कि कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट होता है, वहां क्या व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जो है, इसके भी दो भाग बताए गए हैं। शाब्दी व्यंजना जो पूरी तरह से शब्दों के अर्थ पर डिपेंड करती है, और ये जो है शब्दों के अर्थ पर डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट, आशा है आपको आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।